प्रॉपर्टी को सेल करना अब आसान नहीं है। हमेशा की तरह हम सेल करते हुए टैक्स देते थे। अब हमें टैक्स देने के साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी लेना है कमिश्नर की तरफ से। उसके बाद हम उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकेंगे। आज इस टॉपिक में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस। मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो हमारी जो आज डिस्कशन है वो 7E और 236C यानी कि 236C जो एक टैक्स है जो एट द टाइम ऑफ सेल हम जो गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं उसके ऊपर है। तो पहले क्विक रीकैप के लिए हम डिस्कशन करते हैं कि जो 7E का बेसिकली एक सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस एक्ट 2022 में, और इसका रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट था कि ये बैक डेटेड यानी कि जो एक्ट है ये जो अनाउंस किया गया था इसको ये था जून 22 में, और इसको कह दिया गया था कि ये जुलाई 21 से अप्लाई होगा, मतलब ये बैक डेटेड में अप्लाई होगा। तो जब ये इस तरह का रूल आया तो उसके बाद क्या हुआ, अब ये रूल क्या था कि अगर जो प्रॉपर्टी है आप किसी के पास प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 25 मिलियन से ऊपर है, तो उसके ऊपर आपने हर साल जो उसके वैल्यूएशन फेयर मार्केट वैल्यू है यानी कि एफबीआर के जो रेट्स हैं उसके ऊपर 1% टैक्स देना है। अब इससे पहले क्या होता था कि हम प्रॉपर्टी परचेज करते थे और हम टैक्स नहीं पे करते थे, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, जब रेंटल इनकम आती थी तो हम टैक्स दे देते थे। तो अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं तो आपने उसके ऊपर हमें टैक्स देना है। तो ये एक एसेट के ऊपर टैक्स लग गया था जो कि टैक्स की हिस्ट्री में या पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसे हुआ। इसके ऊपर सर्टेन एग्जम्पशंस थी। पहले हम 2 लेक्चर देख चुके हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि लेक्चर लंबा होगा। हमारा जो आज का डिस्कशन है वो ये है कि हमने प्रॉपर्टी को अब सेल कैसे करना है, कौन सा सर्टिफिकेट लेना है। तो इसके ऊपर कोई सर्टेन एग्जम्पशंस थी कि कौन कौन से लोग जो हैं वो एग्जम्प्ट हैं। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि भाई ये जब रूल आया तो काफ़ी जो टैक्स पेयर थे ना उन्होंने इसको फाइल कर दिया, लिटिगेशन में चले गए, कोर्ट में इसको जो केस था वो फाइल कर दिया। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन आए। फिर क्या हुआ कि करते करते सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि जो 50% ऑफ लाइबिलिटी है ना वो आप पे कर दें, और रिमेनिंग उन्होंने ये कहा कि जो भी कंसर्न कोर्ट है ना उसके ऊपर उसने उसको छोड़ दिया कि जो उनका डिसीजन होगा उसके मुताबिक उसको फॉलोअप होगा। अब 7E के वाले से अभी जो स्टे ऑर्डर्स हैं या जो डिसीजंस हैं वो चल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 50% आप पे किए कर दें। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर को नोटिस भेज दी और कई लोगों ने 50% पे भी कर दिया। अब क्या हुआ कि ये जब पेमेंट कम आई तो गवर्नमेंट ने इस साल आके जो इसका दूसरा पार्ट है ना पार्ट 2, उसमें क्या हुआ कि इन्होंने फाइनेंस एक्ट 23 में आके ना एक रूल इंसर्ट कर दिया, जो 236C के जो सेक्शन है उसको भी अमेंड कर दिया। उसमें भी अमेंडमेंट ले आए कि जब भी कोई बंदा प्रॉपर्टी सेल करेगा तो उसने 7E का जो टैक्स है ना वो पे करना है। मतलब आप प्रॉपर्टी सेल ही नहीं कर सकते, ये इन्होंने कंडीशन लगा दी है। परचेज तो आपने कर ली है, डिक्लेयर भी आपने कर दिया, यहाँ पे टैक्स नहीं दे रहे थे। अब उन्होंने ये कहा कि भाई जब तक आप टैक्स नहीं देंगे आप सेल ही नहीं कर सकते। अब टैक्स पेयर के लिए फर्दर मतलब एक बड़ा जो टैक्स है वो इम्पोज कर दिया गया। इससे पहले ड्यूटीज़ थी, वो काफ़ी तरह के जो टैक्सेस थे। तो अब अगर आपने सेल करनी है तो इस इनडायरेक्टली जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है या जो प्रॉपर्टी के ऑनर्स हैं जो ये सेल परचेज करते हैं उनको इनडायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है कि 20-25% डिफरेंट फॉर्म में अगर हम टैक्स ही दे देंगे तो प्रॉफिट हमारे पास कैसे आएगा। तो ये अब जो इन्होंने क्या किया कि इसको फाइनेंस एक्ट के अंदर इसकी अमेंडमेंट ले आए। उसके बाद क्या हुआ कि सारी सेल और परचेज 1 जुलाई से लेके अब तक जो समझ नहीं आ रही थी सेल कैसे करनी है परचेज कैसे करनी है, तो अब इन्होंने आके एक SOP या एक सर्कुलर आप कह सकते हैं जो भी मैं आपको दिखाता भी हूँ, वो इन्होंने एक इशू कर दिया है कि आपने इस तरीके से इसकी जो सेल और परचेज है ना वो करनी है। अब किस तरीके से करनी है, अब उन्होंने इसको फर्दर डिवाइड किया है। वो क्या है कि अगर आपने यानी कि 3-4 इन्होंने फर्दर उसकी कंडीशन दी है। वो क्या है कि अगर एक सेलर है उसने अगर प्रॉपर्टी सेल करनी है और उसका नाम ATL में है ही नहीं है, मतलब ये है कि उसने अपनी रिटर्न कभी फाइल ही नहीं की, वो नॉन ATL है, कोई उसका NTN नहीं है और वो टैक्स पेयर नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, फाइलर नहीं है, या इवन अगर उसका NTN भी है लेकिन वो फाइलर नहीं है, ATL में नाम नहीं आ रहा, तो एट द टाइम ऑफ सेल क्या होगा कि जो भी प्रॉपर्टी वो सेल करेगा ना उसका 1% जो 7E की फॉर्म में उसने ऑनलाइन जमा करवा देना है, जैसे 236C या K हम जमा करवाते हैं। एक रूल तो ये आ गया है। अब इसके ऊपर फर्दर क्लैरिटी नहीं है कि 25 मिलियन तक की जो वैल्यू है ना, इसके ऊपर जो वैल्यू है उसके ऊपर हमने टैक्स देना होता है। इसमें कोई सर्टेन एग्जम्पशंस थी कि जिस प्रॉपर्टी पे आप रह रहे हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं है, अगर कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई है उसके ऊपर टैक्स नहीं है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं है, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं पाकिस्तान के बाहर हैं तो उसको जब आप सेल करेंगे उसके ऊपर भी टैक्स नहीं था, और अगर किसी शहदा यानी कि शहीद की बेवा के पास है वो प्लॉट सेल करते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं है। अब ये जो सर्कुलर
ओवरऑल है ना, इसके अंदर ये सारी चीज़ें मिसिंग है। देखते जाइएगा कि कहाँ कहाँ पे वीकनेस है, और अभी भी ये डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, ये सारी चीज़ें मिसिंग है। बहरहाल अभी जो डॉक्यूमेंट आए हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जो रूल आए हैं, प्रोसीजर है, वो क्या है। नंबर 1 ये सारी चीज़ें मिसिंग है। उसके बाद क्या है कि जैसे हमने अभी देखा है कि अगर किसी का नॉन एटीएल, किसी में एटीएल में नाम नहीं है, तो उन्होंने रिगार्डलेस कि ये सारी एग्जम्पशंस हैं या नहीं है, वो प्रॉपर्टी जो भी सेल करेंगे 1% आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे सर्कुलर साइलेंट है कि क्या 25 मिलियन को कैसे मेजर किया जाएगा। उसकी रीज़न क्या है कि जो रजिस्ट्रार्ड ऑफिस है जहाँ से आप प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफ़र करवानी है, वो सेपरेट ऑफिस है, और एफबीआर सेपरेट है। इनका दूर दूर तक आपस में कोई लिंक नहीं है। इनको पता ही नहीं है टैक्स रिटर्न क्या होती है, कैसे फाइल होती है, क्या रूल है, इनको पता ही नहीं है। आप जैसे मर्जी उनको बताएंगे, समझाएंगे, वो नहीं हो सकता। जिसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली आपने 1% आप पे करना है अगर आज की डेट में आप जाके अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराएंगे और आपका नाम नॉन एटीएल में है। उसके बाद जो तीसरा सिनेरियो है वो क्या है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जो टैक्स ईयर की जो रिटर्न है ना 2022 की बात की है उसने, वो फाइल की हुई है, और अगर आप प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक लेटर लिखेंगे, एक फॉर्म है, लेटर के साथ एक फॉर्म है, वो फिल करके आप सबमिट कर देंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा फॉर्म है जो आपने बनाना है। नेक्स्ट ए उन्होंने कहा है कि उसको आप फिल करके जो भी आपका कमिश्नर है ना उसके ऑफिस में आप इसको सबमिट कर दें। तो 7 डेज के अंदर अंदर कमिश्नर आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि भाई आपका ये जो टैक्स है नहीं बनता या बनता है, तो लिहाजा आपने इस तरीके से पे करना है या नहीं करना। वो सर्टिफिकेट आप सबमिट कर देंगे रजिस्ट्री करवाते हुए रजिस्ट्रार्ड को, और ये डॉक्यूमेंट सफिशेंट है। अब कौन सा फॉर्म है वो वाला, यहाँ पे इन्होंने एक सर्कुलर इशू किया है। अगर ये आपके सामने यह सर्कुलर 21 जुलाई को इशू किया गया है, जो मैं सारी अंग्रेजी लिखी हुई है ये आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ क्या क्या इसमें चीज़ें, आप पढ़ भी लीजिएगा। तो ये आखिरी पेज पे जो लास्ट पेज है ना, यहाँ पे एक फॉर्म आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फॉर्म आ रहा है। इस पूरे फॉर्म के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, प्लॉट है, उसके बाद कितने कनाल है, उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ पर रिटेयर किया है, फिर मार्केट वैल्यू कितनी है। ये एक लंबी स्टोरी है जो टैक्स पेयर को समझ नहीं आने वाली है कि पहले हम रिटर्न किसी और से फाइल करवाते हैं, हमें समझ नहीं आती, तो पहले आप फॉर्म जमा करवाने के लिए भी हम किसी की सब्सिडी लेंगे, जमा करवाएंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आएंगे। अब एफबीआर का जो ऑफिसर है, कमिश्नर है, वो इसको 7 डेज़ के अंदर सारा जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं अपने सिस्टम में चेक करके या तो आपको सर्टिफिकेट दे देगा या आपको गोली करा देगा, चंडी करा देगा कि भाई ये जो सर्टिफिकेट है नहीं मिल सकता, जाए जाके टैक्स पे करें। इनडायरेक्टली जो मुझे समझ आई है वो ये है कि टैक्स पेयर से 1% एक्स्ट्रा लेने के लिए सारा प्लान हो रहा है, इसलिए डिफरेंट जगह पे इसको घुमाया जा रहा है ताकि एक जगह से बंदा दूसरी जगह पे जाए, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे जाए। तो अगर किसी के पास टाइम नहीं है, कोई नॉन रेजिडेंट है, कोई ऐसा बंदा है जो जिसके पास टाइम ही कम है, वो कहेगा ठीक है यार 1% दे दो, जान छुड़ाओ। ठीक है, इनडायरेक्टली ऐसी स्टोरियाँ चलाई जा रही हैं। उसके बाद क्या है कि चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपका नाम एटीएल में भी है, ये एटीएल की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है कि अगर किसी ने जुलाई 23 से 24 के दरमियान प्लाट लिया तो वो क्या करेगा। बात तो उन्होंने 2022 की है। अगर ड्यूरिंग द पीरियड प्लाट लेके सेल कर रहा है तो वो बेचारा क्या करेगा, ये भी साइलेंट है, हमें कोई पता नहीं इस पर क्या होना है, हो सकता है फ्यूचर में कोई रूल आ जाए। उसके बाद है कि अगर एटीएल में आपका नाम है और आपने स्टे ऑर्डर की तरफ आप ऑलरेडी गए हुए हैं, मतलब 50% जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उसके बाद भी कुछ लोगों ने आईसीए में चले गए, के इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए, कुछ लोगों ने हाई कोर्ट डिफरेंट कोर्ट में जो स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं, जो लिटिगेशन में प्रोसेस चल रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगर आप इस केस में हैं तो फिर भी आपने ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये नेक्स्ट ये सबमिट करके कमिश्नर को जमा करवाना है। अब इस डॉक्यूमेंट की ब्यूटी देखिएगा, यहाँ पे फिर टैक्स पेयर को काबू किया जा रहा है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर ना कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आप क्या लिटिगेशन में गए हुए हैं कि नहीं गए हुए। ठीक है, तो कमिश्नर को पता कैसे चलेगा आप लिटिगेशन में गए हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या होगा कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आपने टैक्स पे करना है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद जाके जो रजिस्ट्रार है, अगर सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो आप उसको सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रार डिफरेंट तरह के क्वेश्चन करेगा, पता नहीं अब उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेनिंग तो होती नहीं है। डॉक्यूमेंट आ जाता है, उसके बाद ये नहीं समझाया जाता है कि इसको यूज़ कैसे करना है, अंग्रेजी लिख दी जाती है, आम टैक्स पेयर को पता नहीं है, कानून का उनको समझ नहीं आती, जो लोग कह देंगे वही होता रहेगा। अब होगा क्या कि जो रजिस्ट्रार है वो इनडायरेक्टली टैक्स ज़्यादा लोगों से लेगा, जमा करवाते जाएंगे। आपने सेल करते हुए सारी कंडीशन को आपके माइंड में होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा टैक्स ना दे सकें। पहली मैं इसको कंक्लूड करूँ ना तो पहली कंडीशन ये है
कि अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो फिर तो कंफर्म है 7E का 1% आपको देना पड़ेगा, रिगार्डलेस कि आपकी एग्जम्पशन है कि नहीं है, क्योंकि एग्जम्पशन उसके लिए है जिसने रिटर्न फाइल की हुई है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने रिटर्न फाइल की हुई है और आपका नाम ATL में है, यानी कि आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जाके कमिश्नर को एक नेक्स्ट डे जो मैंने आपको दिखाया है ये फिल करके एक लेटर लिख के उसको सबमिट करना है। 7 डेज के अंदर वो उसको वेट करेगा, चेक करेगा, आपको सर्टिफिकेट देगा। सो कॉल्ड जो सर्टिफिकेट है वो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाएंगे, उसके बाद आपकी जो रजिस्ट्री है ट्रांसफर हो सकेगी। अगर सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जो कि लाइकली चांसेस है नहीं मिलेगा, उसके अगर वो नहीं मिलता तो फिर आपको फिर 1% पे करना पड़ेगा, जो कि आपको रिलायबल होगा, पे करेंगे, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, ये जलील अखबार किया जाएगा टैक्स पेयर को। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो हमने जो चौथा पॉइंट डिस्कस ये किया है कि आपका नाम ATL में भी है और आप स्टे ऑर्डर यानी कि आप लिटिगेशन में भी गए हुए हैं, तो फिर भी आपने कमिश्नर को ऐसे ही बताना जाके, लेकिन वही डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा कि मैं स्टे ऑर्डर में गया हुआ हूँ, मैं लिटिगेशन में गया हुआ हूँ, मेरे पास स्टे ऑर्डर है, तो फिर भी कमिश्नर क्या करेगा, आपको डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा। जब सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपने प्रॉपर्टी सेल करनी होगी, तो आप किस तरीके से सेल कर सकेंगे, फिर एक ही चांस है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये इशू कर दिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंगली आपने देख लें कहाँ पे आप सर्वाइव कर रहे हैं और कैसे आपने इसको लेके चलना है। बहरहाल अभी तक ये रजिस्ट्रार ऑफिस में अभी तक क्लियर नहीं है। और सेकंड एक और चीज़ है, वो क्या है कि अगर आपने आज से 3 साल पहले कोई एक घर लिया हुआ है और उस घर की उस टाइम जो वैल्यू थी ना वो लेट से हम ये कहते हैं 1 मिलियन है, और आज का फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करें तो फॉर एग्जांपल वो बन जाती है 20 मिलियन। तो भाई मैंने तो 1 मिलियन का लिया हुआ है, मैं उस घर की आज उसको अगर सेल कर रहा हूँ तो क्या मैं तो रिलायबल हूँ, उसी पे टैक्स दूँ? लेकिन इन्होंने कहा कि जी फेयर मार्केट वैल्यू लें, यानी कि 20 मिलियन का 1% आपको पे करना है। ठीक है, फिर मार्केट वैल्यू लेके ये 20 मिलियन तो हो सकता है चेंज भी हो, हर साल इसके रेट भी नहीं आ रहे हैं, रिवाइज रेट इशू हो जाते हैं, कुछ 1-2 साल बाद इसको रिवाइज भी कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की आपने पैसे लगाए हैं, तो ये सारी इनडायरेक्टली जो चीज़ें हैं वो आपके ऊपर ही हैं और आपने टैक्स देना है। तो आप यही समझ लें कि जो हम ड्यूटीज़ पे करते थे रजिस्ट्री के टाइम पे 236C या K पे करते थे, तो अब 1E को भी आस्ता आस्ता इसका पार्ट बना दिया गया है और ये टैक्सेस की बम्बार जो है वो टैक्स पेयर के ऊपर मजीद कर दी गई है। तो ये एक तरह का नया एडिशनल टैक्स है जो हमें पे करना है। इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।